हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 23। इससे पहले इस कहानी के 22 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। नेहा बोलती है कि अरे ये अधीर इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है। राज, जो कि इस वक्त नेहा के ऊपर लेटा हुआ था, नेहा की बात सुनकर उसका फ़ोन लेकर जैसे ही वो अपने कान पर रखते हुए बोलता है कि हेलो, तभी दूसरी तरफ से थोड़ी सी गुस्से से कड़कड़ाती हुई आवाज़ अधीर गुस्से से बोलता है कि साले, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? तू कहाँ पर मर रहा है जो मेरे इतने कॉल करने पर भी तूने मेरा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया? बता क्या कर रहा था तू? तो इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं राज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था, उसकी सांसें भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। वो खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए बोलता है कि यार, क्या हुआ क्या है? तू इतनी रात को कॉल करके दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? पहले तू ये बता कि ये रात के 12 बजे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू, जिससे तेरी सांसें इतनी ज़्यादा फूल रही हैं, पागल आदमी। अधीर भी राज से सवाल करते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलता है। तो राज भी उसकी बात सुनकर नेहा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर वो अधीर को थोड़ा सा छेड़ते हुए बोलता है कि अरे, अब क्या करूं? तेरी बीवी तुझे अपने करीब नहीं आने देती है, तो फिर अगर वो तुझे अपने करीब आने देती तो शायद तुझे भी मालूम होता कि हम मर्दों की सांसें रात को किस काम को करके इतनी ज़्यादा फूलती हैं। अब तुझे नहीं मालूम है तो इसमें तेरी गलती है। राज भी इतना बोलकर जोर से हंसने लगता है। तो वहीं नेहा भी राज के सीने पर मारते हुए बोलती है कि पागल हो क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये पूछो कि अभी कॉल क्यों किया है उसने इतनी रात को। राज भी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, ये सब कुछ छोड़, ये बातें तुझे अभी समझ में नहीं आएंगी। ये बता कि इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है तू? राज का अब इतना ज़्यादा बातें सुनकर अधीर भी धीरे से बोलता है कि वो पीरियड्स क्या होता है? अधीर भी एकदम से बोलता है। तो वहीं अधीर की बात सुनकर राज, जो एक पल के लिए एकदम से चुप हो जाता है और फिर थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है कि देख यार मेरे भाई, मैं तुझे इसीलिए बोलता था पहले ही कि अपनी पूरी ज़िंदगी में एक तो लड़की को पटा ले अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं, तुझे तो बस ब्रह्मचारी बनने का शौक था। अगर एक आध लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर घूमता ना उसके साथ, तो फिर शायद तुझे भी मालूम होता कि पीरियड्स क्या होते हैं। अब मैं तुझे कैसे बताऊं? अगर तूने अपनी फालतू की बकवास कर ली हो तो फिर अब तू मुझे बताएगा कि आखिर पीरियड्स होता क्या है? अधीर भी इस बार थोड़ी से गुस्से में इरिटेट होते हुए राज से पूछता है। राज बोलता है कि अबे साले, तुझे आज पीरियड्स के बारे में जानने का शौक चढ़ा है क्या? और वैसे भी आज तो तू श्रेया के साथ डेट पर गया हुआ है ना, तो फिर जाना अपनी डेट को एंजॉय कर। फिर बीच में ये पीरियड्स का टॉपिक कहाँ से आ गया है? तू ये क्या पीरियड्स को लेकर बैठ गया है? राज भी इरिटेट होते हुए बोलता है। हीर भी थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है कि वो बेबी को सडनली पीरियड्स आ गया है ना, तो हम दोनों जब क्लोज होने के लिए थे तो अचानक से वो बाथरूम में चली गई थी और फिर जब बाहर आई है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। अधीर भी पूरी बात राज को बताते हुए बोलता है। तो अधीर की बात सुनकर राज तो अब और भी ज़्यादा तेज तेज हंसते हुए बोलता है कि हाय रे तेरी फूटी किस्मत, क्या किया तूने आज? मेरा दोस्त ना फिर से एकदम से वर्जन ही रह गया। राज भी इतना बोलकर वापस से जोर जोर हंसने लगता है, जिस पे अब अधीर भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि तू बता रहा है या फिर नहीं, वरना मैं किसी और से जाकर पूछ लूँगा। अधीर के अचानक से गुस्से भरी आवाज़ सुनकर और किसी और से पूछकर सुनकर तो एक पल के लिए राज भी थोड़ा सा डर गया था। वो जल्दी से बोलता है कि हाँ हाँ, बता रहा हूँ। वो पीरियड्स या फिर माहवारी एक सामान्य प्रकृति है, जैविक नेचुरल क्रिया होती है, प्रक्रिया जिसमें गर्ल्स या फिर वुमेन्स के यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग वर्जिना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये आमतौर पर महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड्स की शुरुआत होने का मतलब है कि उनका शरीर अब अपने आप को संभावित गर्भावस्था प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है मेरे भाई। आमतौर पर ये 3 दिन या फिर 5 दिन का होता है, लेकिन इसमें बहुत ही लड़कियों को उनके पेट में या फिर कमर पर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और फिर मूड भी स्विंग होते रहते हैं। उनका दर्द कम करने के लिए उन्हें चॉकलेट्स या फिर उनकी पसंद का कुछ भी उन्हें दे सकते हो, जिससे उनका मूड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चॉकलेट ही है।
राज भी इतना बोलकर चुप हो गया था। तो राज के चुप होते ही अधीर भी जल्दी से अपने फ़ोन को कट कर देता है। तो राज भी अधीर के फ़ोन काटने के बाद अपने फ़ोन को देखता है और फिर थोड़ा-सा उसका भी मुँह बन गया था। वो भी फ़ोन को घूरते हुए बोलता है कि क्या आदमी है यार, थैंक्स भी नहीं बोला इसने, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है ये। राज भी इतना बोलकर नेहा की तरफ देखता है जो कि अभी उसी की तरफ घूर रही थी। अब तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों घूर रही हो तुम मुझे? तुम अभी अधीर से क्या बोल रहे थे कि रात को आदमी की सांसें क्यों फूलती हैं, रात में आदमी कौन से काम करते हैं, और आगे क्या बकवास कर रहे थे तुम? नेहा भी राज की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है। तो राज बोलता है कि अरे बेबी, मैं तो वो बस। राज अभी कुछ और बोल पाता उससे पहले ही नेहा थोड़े से गुस्से में बोलती है, मेरे ऊपर से उतरो पागल आदमी, हटो यहाँ से। नेहा भी राज को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोलती है, जिससे राज भी बेड पर एक तरफ जाकर गिर गया था। नेहा भी बेड से उठकर अपने कपड़ों को उठाकर जल्दी से पहन लेती है। तो राज भी अब नेहा को ललचाई नज़रों से देखते हुए बोलता है कि अरे बेबी, तुम तो मुझे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती हो ना, प्लीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं ना, भाड़ में जाओ तुम। इतना बोलकर नेहा भी सीधा बाथरूम में चली गई थी। तो वहीं राज भी बेड पर डले ही रहकर अपने हाथों को फैला देता है और नेहा को देखते रह गया था। नेहा के जाने के बाद राज भी अपनी बॉडी को देखता है जो कि अभी पूरी तरह से हार्ड हो चुकी थी। उसे देखकर राज भी गहरी सांस लेकर बोलता है कि इस अधीर के चक्कर में मेरी बीवी भी नाराज़ हो गई है मुझसे, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर राज भी नेहा के पीछे पीछे बाथरूम में चला गया था। वहीं अधीर भी राज के कॉल काटने के बाद होटल के इंटरकॉम पर कॉल करके उनके होटल की सभी चॉकलेट से बनी हुई सारी चीज़ों को मंगवा लेता है और चॉकलेट शेक को मंगवा लेता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी चॉकलेट्स को इतना ऑर्डर करके वो अधीर भी सीधा अब अपने कमरे के अंदर आ गया था। उसने देखा तो श्रेया भी अब अपने पेट को पकड़कर चुपचाप से बेड पर लेटी हुई थी। शायद उसके पेट में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अधीर भी जल्दी से उसके पास गया और फिर उसके पास बैठ गया और फिर श्रेया के बालों में अपने हाथ को फेरते हुए बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि बेबी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? तो श्रेया भी अधीर को अपने करीब देखकर उसके और करीब खिसक जाती है और फिर अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है। तो अधीर भी उसकी हाँ सुनकर उसके चेहरे की तरफ प्यार से देखता है जो कि अभी अपनी आंखों को बंद करके उस दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी और बार बार अपने आप को उसके सीने में छुपाने की कोशिश कर रही थी। अधीर अभी देख ही रहा था कि तभी थोड़ी ही देर में उसके रूम की डोर बेल बजती है और अधीर भी श्रेया को अभी आया बोलकर रूम के बाहर चला गया था। और फिर थोड़ी ही देर में अधीर वापस रूम में आता है तो उसके हाथ में इस वक्त एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें बहुत सारी चॉकलेट शेक, चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट, काफ़ी सारी चीज़ें चॉकलेट से बनी हुई थी। अधीर भी अब अंदर आ गया और फिर श्रेया को आराम से उठाकर उसे सारी चीज़ों को खिला देता है। तो वहीं श्रेया को अब अधीर की ये सारी केयरिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद अधीर और श्रेया दोनों ही एक साथ बेड पर लेटे हुए थे और फिर श्रेया को अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अधीर उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गया था कि वो अभी कितना ज़्यादा दर्द से गुजर रही है। वो भी अपना हाथ आगे ले जाकर अपने हाथ से धीरे धीरे करके उसके पेट को मसाज देने लगता है। तो श्रेया को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसे ही थोड़ी देर मसाज देने के बाद दोनों ही एक दूसरे को हक करके बहुत ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दोनों ही आराम से सुकून से सो गए थे। अगले दिन इधर दूसरी तरफ RRS ग्रुप में रोहन भी अपने कैबिन में अपनी चेयर पर आराम से बैठकर बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो घड़ी की तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि शिट यार, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ पर रह गई, आज फिर से लेट हो गई, आज भी नहीं आई ये टाइम पर। अगर इसका ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर मेरा तो सारा डर ही सभी एम्प्लॉयज़ के अंदर से निकल जाएगा, कोई भी मुझसे डरेगा ही नहीं। आने दो इस लड़की को, आज सभी के सामने इसकी अच्छी खासी क्लास लगा दूंगा। तभी रूही तो पिछले 3 दिनों से रोज ही लेट आ रही थी। रोहन जब भी उसे कुछ बोलता था वो उसे कुछ ना कुछ करके सुनाकर चली जाती थी और बेचारा रोहन बस उसे देखता रह जाता था। वो तो रूही के सामने अपनी जुबान खोलना ही भूल जाता था और ऐसे कुछ भी नहीं बोल पाता था। थोड़ी ही देर में रूही भी अपना लगेज लेकर रोहन के कैबिन में आ जाती है। तो रोहन, जो कि अभी जब से उसका ही वेट कर रहा था और उसी के बारे में ही सोच रहा था, रूही का लगेज देखकर वो एकदम से चौंक कर बोलता है कि तुम इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम बस 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई 10 दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं जो तुम इतना सारा सामान लेकर आ गई हो। तुमको क्या लगता है कि महीने भर का प्लान करके आई हो क्या तुम? रूही भी अंदर आते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे मालूम है हम 2 दिन के लिए ही जा रहे
रहे हैं, मगर ये मेरे 2 दिन का ही सारा सामान है, इस लगेज में और कुछ भी नहीं लाई हूँ मैं एक्स्ट्रा। रूही भी अपना लगेज दिखाते हुए बोलती है। रोहन तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसके बड़े से बैग को देख रहा था। वो बोलता है कि अच्छा, ये तुम्हारे 2 दिन के कपड़े हैं इसके अंदर। हाँ, अब टाइम वेस्ट मत करो ना, हम पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब जल्दी से चलो। चलना नहीं है क्या तुम्हें? अभी तक तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। रूही भी रोहन से बोलती है तो बेचारा रोहन भी अपना सर हिलाकर बोलता है कि फ्यूचर में शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे मेरे सारे कपड़े बाहर ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा वार्डरोब तो इसके कपड़ों से ही भर जाएगा ना। हे भगवान, 2 दिन के लिए इसके इतने सारे कपड़े होते हैं? कुछ कहा क्या तुमने? रूही भी रोहन की तरफ घूर कर देख कर वापस से बोलती है। तो रोहन भी बेचारा सा मुँह बनाकर बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, चलो जल्दी से, हम पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तुम्हारी मेहरबानी से। तो रोहन भी बाहर जाते हुए बोलता है। तो रूही भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुँह बना लेती है और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों ही गाड़ी में आकर बैठे हुए थे और गाड़ी रोहन ड्राइव कर रहा था। रूही भी उसके पास वाली सीट पर आराम से बैठी हुई थी। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठे हुए थे। रूही भी अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और उसमें वीडियोस को स्क्रॉल कर रही थी। तो वहीं रोहन का पूरा ध्यान तो अभी कार ड्राइव करने पर लगा हुआ था। हाईवे तक आने पर रोहन और रूही दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं करी थी, जिससे रोहन अब थोड़ा थोड़ा सा बोर होने लगा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि रूही उससे बात नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर में रूही का फ़ोन बजने लगता है। तो रूही भी अपने फ़ोन में देखती है तो पाती है कि राहुल का कॉल आ रहा था। वो उसका कॉल अटेंड करती है और फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। तो वहीं रोहन भी रूही के फ़ोन पर किसी लड़के का कॉल देखकर उसका पूरा ध्यान तो रूही की बातों पर ही चला गया था। वो बहुत ही गौर से रूही की सभी बातों को सुन रहा था। रोहन का ना जाने क्यों रूही का किसी और लड़के से बात करने पर उसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी और अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोहन से भी रहा नहीं गया और फिर आखिर में वो एकदम से बोल पड़ता है, बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? रोहन की बात सुनकर रूही भी रोहन को हैरानी से देखते हुए बोलती है कि बॉयफ्रेंड? रोहन बोलता है कि आई थिंक बॉयफ्रेंड का ही कॉल था। रोहन भी वापस से रूही से ये बोलता है तो फिर रूही भी चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो, समझे तुम? रूही भी रोहन को देखकर गुस्से से बोलती है, मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा? रोहन भी वापस से रूही से बोलता है, क्यों? क्यों, तुम कौन हो मेरे जो तुम्हें मतलब होगा मुझसे? रूही भी रोहन को घूर कर बोलती है, अभी नहीं हूँ तो फिर क्या पता फ्यूचर में कुछ बन जाऊँ तुम्हारा, या फिर मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हारा कुछ लगूंगा। रोहन भी वापस से बोलता है। तो रूही बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, फ्यूचर में मतलब क्या? रूही वापस से बोलती है और फिर रोहन बोलता है कि अरे, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि मेरी जो सेक्रेटरी है वो किस तरह की लड़की है। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरी सेक्रेटरी का कैरेक्टर कैसा है, किस तरह की लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा। तुम मेरे बॉस हो तो फिर ज़्यादा बॉयफ्रेंड वाली हरकतें मत करो, समझे तुम? क्यों? क्यों मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ क्या? रोहन भी रूही की तरफ देखकर एक ही झटके में एक्साइटेड होकर बोलता है। तो रूही बोलती है कि छी, बॉयफ्रेंड? वो भी तुमसे अच्छा है तो मैं तो कभी कोई बॉयफ्रेंड ही ना बनाऊँ। रूही भी इतराते हुए बोलती है। तो रोहन भी बोलता है कि क्यों, मुझ में क्या खराबी है? हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ और रिच भी हूँ, जैसे एक लड़की सोचती है ठीक वैसे ही हूँ मैं। बॉयफ्रेंड वाला सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर। रोहन भी अपनी तारीफ करते हुए बोलता है। तो रूही भी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है कि तुम और हैंडसम और गुड लुकिंग, व्हाट अ जोक। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है तुमने? बंदर भी तुमसे ज़्यादा सुंदर लगता होगा, हा हा हा। रूही की बात सुनकर तो रोहन भी उसे घूरता है और फिर उसे घूरते हुए मन ही मन बोलता है कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अगर आज मीटिंग के लिए लेट ना हो रहा होता ना तो फिर तुम्हें दिखाता मैं बंदर हूँ या फिर नहीं। इतना सोचकर रोहन भी अब एकदम से चुप हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से मालूम था रूही से मुंह लगना है मतलब बात की खाल निकालना। करीब 2 घंटे में ही वो दोनों ही अपनी डेस्टिनेंट पर पहुंच गए थे। वहां पर जाकर रोहन ने भी अपनी गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रोकी और फिर रूही के साथ सीधा उस होटल के अंदर चला जाता है। उन दोनों को अंदर आते हुए देखकर होटल का मैनेजर भी जल्दी से भागकर रोहन के पास आ गया और फिर उसे बहुत ही प्यार से और रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हुए बोलता है कि हेलो मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर, आप दोनों का हमारे होटल में स्वागत है। रूही जो कि तब से होटल की तरफ ही देख रही थी, उस मैनेजर
मैनेजर की बात सुनकर रोहन के बोलने से पहले ही वो खुद जाकर बोलती है कि ओ हेलो, मैं कोई मिसेस कपूर वपूर नहीं हूँ, समझे तुम। मैं इसकी बीवी सीबी नहीं हूँ, मैं तो बस इनकी सेक्रेटरी हूँ। रूही भी इतना बोलकर चुप हो गई थी तो उसके मैनेजर भी रोहन की तरफ हैरानी से देखने लगा था। रोहन भी रूही की तरफ देखता है और उसे फिर गुस्से से पीछे खींचते हुए उसे घूर कर देखते हुए बोलता है कि अब बोल लिया तुमने, अब साइड हो जाओ। तो रूही भी उसे घूरती रह जाती है। रोहन भी उसे पीछे करते हुए मैनेजर की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे 2 कमरे चाहिए। इतना सुनकर मैनेजर भी एक नज़र रूही को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है और फिर जल्दी से वहां से चला गया था। थोड़ी ही देर में रूही और रोहन भी अपने अपने कमरे में चले गए थे और फिर सारा दिन आराम करने में ही निकाल दिया था, क्योंकि रोहन आज मीटिंग के लिए लेट हो गया था। इसीलिए उसने आज मीटिंग का टाइम सुबह की जगह शाम को रख दिया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो मीटिंग पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे शाम के टाइम हो चुका था। रोहन रूही दोनों ही आराम करने के बाद अब मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये मीटिंग एक होटल में रखी गई थी, जिसके लिए रोहन पूरी तरह से तैयार होकर गाड़ी में आकर बैठकर रूही का इंतजार कर रहा था कि कब रूही आएगी और कब वो मीटिंग के लिए निकलेगा। लेकिन रूही तो हमेशा की तरह आज भी लेट हो गई थी। रोहन खुद से ही बोलता है कि यार ये लड़की फिर से लेट करवाएगी, आने दो इसे, ना आज इसकी अच्छे से क्लास ना लगा दी ना तो फिर मैं भी रोहन कपूर नहीं। इतना बोलकर रोहन भी रूही को कॉल करता है तो रूही भी 2 मिनट में आई बोलकर फोन को जल्दी से कट कर देती है और फिर थोड़ी ही देर में रोहन को रूही होटल के बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो रोहन की तो जैसे सांस ही एकदम से रुक गई थी। रूही ने आज एक ब्लैक कलर की एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका दूध सा गोरा रंग एकदम से निखर कर दिख रहा था। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस स्लीवलेस एंड शॉर्ट थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर उस ड्रेस से बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे। उसने बालों को खुला रखा हुआ था, होठों पर लाइट सी लिपस्टिक, कानों में राउंड शेप बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे। कुल मिलाकर रूही आज बहुत ही ज़्यादा कयामत लग रही थी। आज रूही झल्ली नहीं बल्कि कहीं की मॉडल लग रही थी। आज वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे एक टक देखता रह गया था। तब तक रूही भी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। वो रोहन को चलने के लिए बोलती है, लेकिन रोहन तो उसकी खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। वो तो एक टक बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। उसे गाड़ी शुरू करता ना देखकर रूही भी उसे हिलाते हुए उसकी ख्वाबों की दुनिया से उसे असली रूप में ले आती है और फिर रोहन से पूछती है कि अरे तुम कहाँ खो गए हो, चल क्यों नहीं रहे हो। हाँ वो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे चलो ना, आप चलते हैं। रोहन भी गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करते हुए हड़बड़ाते हुए बोलता है। आज रोहन ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा था। रूही रोहन के पास बैठे होने की वजह से उसकी गोरी गोरी टांगें रोहन को ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। वो बार बार उसकी गोरी गोरी टांगों को देख रहा था। तो रोहन भी अब अपनी चोर नज़रों से बार बार रूही के पैरों को देखता तो कभी उसके चेहरे की तरफ देखता, जो कि उसकी ड्रेस से साफ साफ उसकी गोरी टांगे देख रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद रोहन धीरे से बोलता है कि वैसे आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है, किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाने का इरादा है क्या। रोहन भी हंसते हुए पीछे से बोलता है। तो रूही को भी लगा कि शायद रोहन उसकी तारीफ कर रहा है। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन रोहन के पीछे के शब्द को सुनकर वो एकदम से मुंह बनाकर बोलती है कि मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए नवाब जादू से दोस्ती करने का। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन अमीर जादू में। मैं तो मेरी फ्रेंड के जैसे पति को चाहती हूँ, जो लविंग हो, केयरिंग हो, हैंडसम हो और लॉयल हो और मुझे ढेर सारा प्यार करने वाला हो। रूही भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोलती है। तो रोहन बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक पेड़ पर आम, केला, नींबू, संतरे सब कुछ एक साथ ही मांग रही हो। आज की डेट में ऐसा कौन ही होता है जिसमें ये सारी की सारी क्वालिटी हो। क्यों नहीं होती है, मेरे फ्रेंड का पति जो है ना, उसमें तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं। हाँ, अब हर कोई तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होता है, प्ले बॉय। रूही भी इतना बोलते ही एकदम से उसे घूरती है। तो रोहन की भौएं भी तन गई थी। वो भी रूही से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलता है कि मिस शर्मा, आई थिंक कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रही हैं। तुम मुझे कुछ भी बोलना, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर बिल्कुल भी उंगली मत उठाना, क्योंकि लाइफ में लड़कियों को छूना तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी लड़की को ठीक से नज़र उठाकर देखा भी नहीं है। रोहन भी ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बोल रहा था। रोहन की बात सुनकर रूही भी धीरे से उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुमने आज तक किसी भी लड़की को छुआ भी नहीं है। हाँ, मैंने आज तक किसी भी लड़की से दोस्ती ही नहीं करी है और छूने की तो बहुत दूर की बात है। रूही भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सोचकर बोलती है कि हाँ, तो तुम कभी गे वे तो नहीं रहे हो ना। रूही के इतना बोलते ही रोहन एकदम से गाड़ी को रोक कर रूही की तरफ गुस्से से घूर
घूरने लगता है जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। अरे भाई, अगर कोई लड़का लड़की से दूर रहता है तो क्या वो गे ही हो जाएगा? क्या वो लड़का नहीं रह जाता है क्या? ज़रूरी है किसी लड़के को छूना ही? अब तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है? इस बात से शॉक्ड हो गए ना कि मुझे तुम्हारा सच कैसे मालूम चला? मैं तो बस ऐसे ही हूँ, किसी का भी सच 2 मिनट में बाहर ले आती हूँ। लेकिन तुम डरना मत, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। रूही भी इतना कहकर रोहन की तरफ देखने लगती है। रोहन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। वो बोलता है कि चुप, एकदम से चुप, पागल लड़की। किसने कहा है कि मैं गया हूँ? मैं एकदम से नॉर्मल हूँ। अगर आगे से मुझसे फालतू की बकवास की ना तो फिर देखना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं गे हूँ कि नहीं हूँ, समझी तुम? रोहन भी एकदम से गुस्से से रूही पे चिल्लाकर बोलता है। तो रूही भी अचानक से रोहन के चिल्लाने पर चुप हो गई थी। लेकिन उसकी शादी वाली बात सुनकर रूही वापस से कुछ बोलने को हुई थी कि तभी रोहन वापस से उसे आंखें दिखाकर बोलता है कि अब एक शब्द भी नहीं, एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना, चुपचाप से बैठी रहो, समझी तुम? रोहन इतना बोलकर दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर होटल के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में रोहन और रूही दोनों ही साथ में होटल के अंदर आ गए थे। दोनों ने एकदम से मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे, जिससे अगर उन्हें कोई भी देखता तो फिर यही लगता कि शायद दोनों ही पति पत्नी है। दोनों ही बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। रोहन और रूही दोनों ही होटल के अंदर एक प्राइवेट कमरे में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही 4 लोग मौजूद थे। ये मीटिंग डिनर मीटिंग थी, जिसमें सभी पहले तो डिनर टेबल पर आकर बैठे और फिर रोहन का ही सब वेट कर रहे थे। रोहन भी अंदर आते हुए बोलता है कि सॉरी एवरीवन, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है आने में। रोहन के पीछे से रूही भी धीरे धीरे अंदर आती है तो उसने देखा कि इस रूम में 2 लड़के और एक लड़की, जो कि रोहन की ही एज की होगी, और एक 40 से या 45 साल का बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो सभी रोहन की तरफ देखकर उसे हेलो बोलते हैं और उसे बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही सभी की नज़र रूही पर आकर पड़ती है तो वो 2 लड़के और वो आदमी रूही को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखता है और फिर थोड़ा सा टेढ़ी स्माइल करते हैं और आपस में ही फुसुर फुसुर करने लगते हैं। अच्छा, तो मिस्टर कपूर, आज आप बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं लगता है, सुबह से ही इसीलिए लेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नई नई शादी हुई है आपकी। कभी तो भाई मिस कपूर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो फिर आप क्या, कोई भी मर्द लेट हो सकता है। कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लेट आने से। वो आदमी भी रूही की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है तो उसकी बात सुनकर वो 2 लड़के और वो लड़की भी हंस देती है। रूही और रोहन उस आदमी की बात सुनकर पहले एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और फिर रूही, जो कि कुछ बोलने के लिए आगे होती है, तो रोहन उसे रोकते हुए खुद बोलता है कि नो नो मिस्टर त्रिपाठी, शी इज़ नॉट माई वाइफ, शी इज़ माई सेक्रेटरी। रोहन भी सभी की तरफ देखकर रूही के बारे में बताते हुए बोलता है। तो रोहन की बात सुनकर अब वो तीनों ही आदमी रूही को ऊपर से नीचे तक एकदम से घूरते हुए देखते हैं। तभी एक लड़का, जिसका नाम पृथ्वी रचेंडा था, वो बोलता है कि सेक्रेटरी, कमाल की सेक्रेटरी है आपकी, तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, ज़रा इन्हें हमसे भी तो मिलवा दीजिए। रोहन भी उसकी बात सुनकर रूही को सभी से मिलवाते हुए पृथ्वी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है कि हेलो मिस रूही। रूही भी पृथ्वी से जैसे ही हैंड शेक करती तो पृथ्वी भी अपने हाथ के अंगूठे से उसके हाथ को एकदम से सहलाकर उसे एक वाइल्डनेस स्माइल पास करता है, जो कि रूही को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। वो भी जल्दी से अपने हाथ को उससे छुड़वाकर रोहन के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और सभी लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे थे। इसी बीच पृथ्वी की नज़र तो बस एक ही टक रूही के गोरे से बदन पर टिकी हुई थी। वो तो उसे देख देख कर ही एकदम से मुस्कुराए जा रहा था। उसे देख कर रूही को पाने की इच्छा तो उसके मन में एकदम से जाग गई थी। यही हाल कुछ उन 2 आदमियों का भी हो रहा था। मीटिंग काफ़ी देर चली थी और फिर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। रूही भी सभी के साथ ही डिनर कर रही थी तो पृथ्वी ने सभी के लिए ड्रिंक ऑर्डर की थी और थोड़ी ही देर में सभी के लिए ड्रिंक आ चुकी थी। रूही के सामने भी उसकी ड्रिंक रखी गई थी और सबके सामने उनकी उनकी ड्रिंक थी। उसने कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन वो यहाँ पर सभी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने भी धीरे धीरे करके ही सही सारा ग्लास ख़त्म कर दिया था। और इसी बीच रोहन ने भी उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अभी वो बातों में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। उसे तो बस कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करना था। रोहन भी हंस हंस कर उस लड़की से बातें कर रहा था। वो लड़की भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वहीं रूही को पता नहीं क्यों रोहन का उस लड़की से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। रूही भी अपना पहला ग्लास पीने के बाद रोहन और उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए दूसरा ग्लास भी उठा लेती है और ऐसे ही करते करते रूही ने 2 ग्लास
खाली कर दिए थे और अब उसे धीरे धीरे नशा होना शुरू हो गया था। उसका सिर उसे बहुत ही ज़्यादा भारी भारी सा लगने लगा था। उसे हर चीज़ एकदम से घूमती हुई नजर आ रही थी। रूही एक नज़र सभी की तरफ देखती, जो कि अभी सभी लोग हंसी मजाक करते हुए आपस में बिजी थे। अब उस सब लोग डिनर कर रहे थे। रूही का चेहरा अब हल्का हल्का सा लाल पड़ने लगा था। रोहन भी सभी से बातें करते हुए जैसे ही रूही की तरफ देखता है, भौएं आपस में एकदम से तन जाती हैं और वो भी समझ गया था कि रूही ने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया है, क्योंकि रूही अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। रोहन की नज़र जैसे ही वहां पर रखे हुए 2 ड्रिंक के गिलास पर पड़ती है, वो भी समझ गया था कि रूही ने पहली बार ही पी है। रोहन भी सभी के साथ थोड़ी देर वहां पर रुकता है और फिर रूही को अपने सहारे खड़ा करके उसे बाहर की तरफ लेकर गया था। तो वहीं सभी लोग इन दोनों को जाता हुआ देखते रह गए थे। तो वहीं पृथ्वी के चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो खुद से बोलता है कि आज तो तुम रोहन के साथ एंजॉय करो बेबी, लेकिन कल की रात तुम मेरे साथ होगी, तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा। इतना सोचकर पृथ्वी के चेहरे की भी स्माइल बड़ी हो गई थी। तो वहीं रोहन भी रूही को अपने साथ लेकर बाहर आ गया था। तब तक उसकी गाड़ी भी वहां पर आ चुकी थी। रोहन ने भी ध्यान से रूही को बहुत ही आराम से गाड़ी के अंदर बैठाया और फिर खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और फिर वहां से निकल गया। रूही को अब धीरे धीरे से नशा होने लगा था। रूही भी अब अपने बिल्कुल भी होश में नहीं थी। रोहन भी गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा गुस्से से और नाराजगी से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें किसने कहा था ड्रिंक करने के लिए? किससे पूछकर तुमने ड्रिंक करी थी? जब तुम ड्रिंक को झेल नहीं पाती हो, अब तुमसे झेला भी नहीं जा रहा है। मैडम तो 2-2 गिलास गटक के आई हैं। रोहन भी ऐसे ही सुनाते हुए रूही को लेकर होटल में पहुंच गया था। वो रूही को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम तक लेकर गया। तो रूही भी इस वक्त चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए गोद में ही वो उसे उठाकर ले जाता है। रोहन रूही को उसके रूम में लाकर उसे बेड पर बहुत ही प्यार से बैठाते हुए बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अंदर से रूम को लॉक कर लो। रोहन जाते हुए बोलता है, लेकिन तभी अचानक से रूही रोहन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। रोहन भी रूही की हालत देखते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ है, अब क्यों रोक रही हो तुम मुझे? तुम उस लड़की से इतना ज़्यादा हंस हंस के बातें क्यों कर रहे थे? क्यों उस लड़की से इतना ज़्यादा चिपक रहे थे? रूही भी अपनी नसें भरी आंखों से रोहन की तरफ देखकर बोलती है, कौन सी लड़की? रोहन भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, अच्छा तो इतनी जल्दी भूल गए तुम? अभी थोड़ी देर पहले कैसे खी खी करके उस लड़की से बातें कर रहे थे तुम? कितना ज़्यादा चिपक रहे थे उस लड़की के साथ? रूही भी गुस्से में रोहन की तरफ देखकर चिढ़कर बोलती है। तो रोहन के चेहरे पर भी रूही की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी रूही के करीब जाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं? मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? कैसे भूल गए तुम? भूलो मत, तुमने भी थोड़ी देर पहले मुझे यही कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और फिर अगर मैं अपने होने वाले पति को किसी भी लड़की के साथ बात करने दूंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। रूही भी रोहन को घूर कर बोलती है। तो रूही की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो भी समझ रहा था कि रूही अभी नशे में है और इसीलिए उसे ऐसे बोल रही है। रोहन भी रूही के करीब जाकर उसे बेड पर बहुत ही प्यार से लिटाते हुए बोलता है कि अभी तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे इस टॉपिक पर। इतना बोलकर रोहन भी जैसे ही वहां से वापस जाने के लिए होता है, तो रूही अचानक से फिर से रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। रूही के एकदम से खींचने पर रोहन भी संभल नहीं पाता है और अचानक से रूही के ऊपर जाकर गिर पड़ता है। और फिर इन सब के चक्कर में रोहन के होंठ रूही के होंठों से एकदम से छू गए थे और दोनों के बीच में पहली किस हो गई थी, जिससे रोहन की आंखें तो हैरानी से एकदम से बड़ी हो गई थी। और फिर अचानक से होंठ के टच होने पर रोहन की आंखें तो बड़ी हो ही गई थी, साथ ही साथ रूही की भी आंखें बंद हो गई थी। वो जैसे ही रूही के होंठों से अपने होंठों हटाने के लिए हुआ कि तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसे फील हुआ कि रूही धीरे धीरे करके उसके होंठों को अपने होंठों से दबा रही थी। रूही के इस मूवमेंट से रोहन तो जैसे अपनी जगह पर ही एकदम से जम गया था और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो गया था। तो वहीं रूही भी नशे की हालत में ही रोहन के गले में अपने हाथों का हार बनाकर डाल देती है। रोहन के गले में एकदम से वो अपने हाथों को डालकर उससे चिपक जाती है और उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर उसे सक करने लगती है। और वहीं रोहन, उसकी तो जैसे सारी सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। रूही के उसके ऐसे करीब आने पर वो भी रूही के होंठों को खुद के होंठों से अलग कर नहीं पा रहा था, या फिर वो करना भी नहीं चाहता था। वो भी उसे किस कर रहा था। रोहन भी बहुत ही ज्यादा मदहोशी में धीरे धीरे रूही के होंठों को अपने होंठों से हल्के हल्के
से दबा रहा था, जिससे रूही रोहन के होंठों को सक करने में बहुत ही ज़्यादा उसे आसानी हो रही थी। रोहन भी धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लेता है और फिर जैसे ही रूही को किस करने में वो भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका मन अभी इसको बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा था। ये सब कुछ करने के लिए उसके दिमाग में बस यही ख़्याल आ रहे थे कि रूही अभी नशे में है और इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन रोहन का दिल तो अब और भी ज़्यादा मदहोश हो गया था। उसकी मदहोशी रूही से दूर होने के लिए उसे परमिशन नहीं दे रही थी। रूही के चेहरे तो एकदम से लाल टमाटर जैसा हो गया था। रूही के चेहरे जैसे लाल होंठ इस वक्त रोहन के सख्त होंठों पर अपने होंठों से उलझा रहे थे। उन्हें वो भी धीरे धीरे किस कर रही थी। तो वहीं रूही के सॉफ्ट और मुलायम होंठों को अपने होंठों पर फील करके रोहन का भी मन एकदम से डोल गया था। अब वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर धीरे से रूही के होंठों को अपने होंठों में लेकर उन्हें किस करने लगता है। रोहन रूही के होंठों को अपने होंठों से सक करने लगा था, जिस पे रूही के हाथ भी अब उसके बालों में एकदम से घूमने लगे थे। रूही भी रोहन के बालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उसकी किस में उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। रूही इस वक्त फुल नशे में थी और वो अपनी आंखों को बंद किए हुए रोहन को बहुत ही प्यार से किस बैक कर रही थी। रोहन जो कि अभी अपने होश में था, लेकिन रूही के होंठों के नशे में वो भी एकदम से बहक गया था और फिर वो उसके होंठों को चूमते हुए अपनी जीभ रूही के मुंह में एंटर करता है और फिर उसके पूरे मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करने लगता है। तो वहीं रूही भी रोहन की वार्म टोंग को अपने मुंह में फील करके उसकी टंग को अपनी टंग में एकदम से उलझा कर खेलने लगी थी। काफ़ी देर थोड़ी देर ऐसे ही प्यार करने के बाद रोहन रूही के मुंह से अपनी टंग को निकाल कर उसके होंठों को वापस से चूमने लगा था और फिर थोड़ी ही देर में रोहन को फील हुआ कि रूही अब कोई भी हरकत नहीं कर रही है, जिस पे उसने भी अपना चेहरा उठाकर रूही की तरफ देखा तो रूही अभी रोहन को किस करते करते ही सो गई थी। रूही सोते वक्त वाकई बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। रूही की लिपस्टिक भी अब उसके होंठों पर फैल गई थी, तो वहीं उसकी आधी लिपस्टिक रोहन के होंठों पर लग चुकी थी। तो वहीं रोहन भी रूही को सोता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर वो भी बेड से उठता है और अपना कोट निकाल देता है और रूम में पड़े हुए एक सोफे पर जाकर रख देता है। उसने भी अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे, जिस पे उसकी मस्कुलर से चेस्ट दिखने लगी थी। उसने भी अपने शूज़ और बेल्ट सब कुछ निकाल कर साइड में रख दिया था और फिर धीरे से रूही के करीब जाकर उसके बेड पर ही लेट गया था। रोहन भी लेटकर रूही को अपने करीब खिसका लेता है और फिर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। वो रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर बहुत ही प्यार से उसके गाल पर एक सॉफ्ट सी किस करके बोलता है कि बहुत ही जल्द तुम्हें पूरे हक से अपनी बाहों में भरकर सोऊंगा मैं, बिना किसी झिझक के। रोहन इतना बोलकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर रूही की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो वहीं रूही भी रोहन के इतने ज़्यादा करीब थी कि उसे भी नहीं पता था। रोहन के करीबी से वो भी हल्के से खिसक कर उसे बहुत ही प्यार से हक करके आराम से सो जाती है। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की बाहों में बहुत ही प्यार से सुकून से सो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या करेगी रूही जब वो पाएगी रोहन को अपने इतने करीब? क्या होने वाला है इस कहानी में? देखते रहिए नफरत या मोहब्बत।